लर्निंग मित्रम, आज हम क्लास 9th की इकोनॉमिक्स के एनसीईआरटी के बुक का एक्सरसाइज 2 संसाधन के रूप में लोगों का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 हमने इसका देख लिया है। जिन लोगों ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप वहां से इसे देख सकते हैं और आप इसे आई बटन पर भी देख सकते हैं। तो चलिए हम आगे समझते हैं। हम कल हमने मानवीय संसाधन और मानवीय पूंजी के बारे में जाना था। आज हम उनसे संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि 1951 से 2015 तक औषधालयों की संख्या कितनी है। औषधालय मतलब जहाँ पे दवाइयाँ बनाई जाती है। तो आप देखिए यहाँ पे 2.2 जो चित्र दिया गया है उसमें औषधालय जो है यहाँ पे दिखाया गया है कि औषधालय तथा अस्पताल उसकी वृद्धि कितनी हुई है। तो यहाँ पे आप देखिए 2013 में, और इसका उत्पादन जो है वो 2017 में कितना बढ़ गया, 29 से लेकर 31,000। मतलब हर साल में क्या है, ये आंकड़ा जो है वो बढ़ता चला गया है। हम यहाँ देख सकते हैं कि औषधालयों की संख्या में वृद्धि आई है। 1951 से 2015 तक डॉक्टर और नर्सिंग कर्मियों की कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई, आप भी उसको देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि नर्स और डॉक्टर में कितनी ज़्यादा वृद्धि हुई है। ऐसे यहाँ पे आप देखिए पंजीकृत डॉक्टर है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 45,100 है और 2017 में 17,982। इस तरीके से हम नर्सिंग कर्मी का भी देख सकते हैं। आप भी स्वयं अध्ययन कीजिए इस डाटा को देखकर कि 1951 से 2015 तक लोगों में कितनी ज़्यादा वृद्धि हुई है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि शिशु मृत्यु दर से अभिप्राय है 1 वर्ष से कम आयु के शिशु की मृत्यु। मतलब शिशु मृत्यु दर हम किसे कहते हैं, जब कोई 1 वर्ष का बच्चा उससे पहले उसकी मृत्यु हो जाती है जन्म के समय, तो उसे हम शिशु मृत्यु दर कहते हैं। जन्म दर से क्या अभिप्राय है कि 1 प्रति 1000 व्यक्ति के पीछे जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या कितनी होती है। और मृत्यु दर से क्या अभिप्राय है कि एक विशेष अवधि में प्रति 1000 एक व्यक्तियों के पीछे मरने वाले लोगों की संख्या कितनी है। मतलब हम इसका डाटा जो है वो 1000 के अंतर्गत निकालते हैं। बाकी आप यहाँ 2.2 में चित्र देख लीजिए, संबंधित वर्षों की स्वास्थ्य आधारित संरचना। आप इसको देखकर आंकड़े को जान सकते हैं कि किस वर्ष जो है भारत में 2013 से लेकर 2017 में कितनी वृद्धि हुई है। ये जो रिपोर्ट है ये NMS ऑक्सलरी नई हाइड्रिक्स एंड RM रजिस्टर्ड नर्सेस एंड रजिस्टर्ड मिडवाइस LHV हेल्थ लेडी विजिस्ट स्रोत से यह ली गई है, जिसमें 2013 से लेकर 2018 तक का दिया गया है। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि आपको लगता है इस डाटा को देखने के बाद कि डॉक्टर और नर्सों की संख्या में वृद्धि है। जैसे कि हमने जाना कि बहुत सारे मृत्यु दर और बहुत सारे जन्म दर के हिसाब से जो है यहाँ पे अस्पतालों की कुछ कमी है, तो उसकी संख्या में वृद्धि होनी चाहिए, क्योंकि जितने बीमार लोग होते हैं उसकी संख्या काफ़ी ज़्यादा अधिक होती है। इसलिए जो है अस्पताल का निर्माण और डॉक्टरों की संख्या जो है उसमें वृद्धि करनी चाहिए। बहुत सारे गांव में भी अस्पताल नहीं होते हैं, वहाँ भी अस्पताल की सुविधा जो है वो देनी चाहिए। आप हाल में ही जिस अस्पताल में गए उस पर चर्चा कीजिए। आप भी कभी भी गए होंगे अस्पताल में, आसपास जगहों पर, वहाँ पे आप जाइए और चर्चा कीजिए कि व्यवस्था जो है वो कैसी है, हॉस्पिटल जो है वो कितने हैं। आप अपने इलाके में सारणी का प्रयोग करके भी डाटा बना सकते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि आप कोई भी सरकारी अस्पताल या प्राइवेट अस्पताल में जाइए और आप जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे देखिए कि डॉक्टर कितने हैं, वहाँ पे नर्स कितने हैं, आपके इलाके में कितने अस्पताल हैं और आपके इलाके में कितने औषधालय। आप इन सबका पता करके डाटा अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं और हमें भी बता सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि भारत में अनेक स्थान जिसमें कि मौलिक सुविधाएं नहीं है। मतलब बहुत सारे ऐसे जगह हैं भारत में जहाँ पे अस्पताल भी नहीं है। हम खासकर अगर गाँव की बात करें तो गाँव में हमें अस्पताल बहुत कम देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे जो दवा की दुकानें हैं, औषधालय, फार्मेसी, इनकी भी संख्या बहुत कम है। तो दवा की दुकानों में भी वृद्धि करनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं और बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहाँ पे मौलिक सुविधाएं भी नहीं है, जो होनी चाहिए वो भी नहीं है। भारत में कुल जो है 381 ही मेडिकल कॉलेज है और 301 ही डेंटल कॉलेज है, जहाँ पे इनकी संख्या जो है वो बढ़नी चाहिए, क्योंकि बीमार व्यक्तियों की संख्या जो है वो अधिक होती है और वो आसपास के इलाकों में नहीं होने के कारण दूर दराज जाना होता है। जैसे कि यहाँ पर डेंटल कॉलेज केवल 4 राज्यों में है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में। हर राज्य में अपना एक डेंटल कॉलेज होना चाहिए जहाँ लोग जो है उसका प्रशिक्षण ले सकें। अब चलिए बेरोजगारी के बारे में हम समझते हैं। बेरोजगारी के नाम से तो आप अवगत होंगे ही कि बेरोजगारी क्या होती है, जिसमें रोजगार हमें नहीं प्राप्त होता है। तो यह क्यों नहीं प्राप्त होता और किस तरीके का होता है, इसे हम जानेंगे कि बिहार में और पूरे भारत में जो है बेरोजगारी के स्वरूप क्या है। तो भारत में बेरोजगारी एक आम समस्या है। जहाँ पे 100% अगर जनता है तो वहाँ पे बेरोजगारी जो है वो बहुत ज़्यादा मौजूद है। मान लीजिए कि 100% में 75% लोग जो है वो अधिक से अधिक बेरोजगारी के ही रूप को चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत पढ़े लिखे लोग जो होते हैं उन्हें भी नौकरी नहीं मिल पाती है। जैसे अगर कोई ग्रेजुएशन वगैरह भी कर जाता है तो उसे भी पर्याप्त जो है वो नौकरी की सुविधा नहीं मिलती है और वे बहुत सारी परिस्थितियों के कारण सरकारी जॉब में भी नहीं जा पाते, क्योंकि हमारे यहाँ बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा है और रोजगारों की संख्या जो है वो बहुत कम है। जिसमें कि हमने जब ये चैप्टर पढ़ा था तो हमने देखा था कि शकल की माँ जो है शीला, वो घरेलू कार्य करती है और अपने बच्चों की देखभाल करती है। उसी तरीके से उसके पापा जो है वो बगल के जमींदार के यहाँ जाकर खेती करते हैं। शकल अपने भाई बहन
की देखभाल करता है। आपसे पूछा जा रहा है क्या कि सकल के भाई बहन को हम बेरोजगार कह सकते हैं? नहीं, हम उन्हें बेरोजगार नहीं कहेंगे कभी, क्योंकि उन्होंने अभी तक शिक्षा नहीं ग्रहण की। अगर वे शिक्षा ग्रहण कर लेंगे और जैसे ग्रेजुएशन पास कर जाएंगे तब उन्हें हम बेरोजगार कह सकते हैं, जब उन्हें नौकरी नहीं मिलेंगी तो वे बेरोजगार नहीं कहलाएंगे। बेरोजगारी क्या है? यह जो है अभी विद्यमान है काफ़ी ज़्यादा, और प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई मजदूर काम करता है पूरे समय और उसका वेतन जो है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, तो उसे भी हम बेरोजगारी की श्रेणी में रखेंगे। बहुत सारे गांव में जो किसान होते हैं उनको अपने खेत में काम नहीं मिलने के कारण जो औद्योगिकरण की नीति आ गई है नई नई मशीनों के कारण, तो किसानों को काम नहीं मिल पाता, जिस कारण किसान अपने कामों को छोड़कर दूसरे जगह कार्य करने जाते हैं कम वेतन पर। बहुत सारे जमींदार के यहाँ भी बहुत सारे किसान कम वेतन पर काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ये भी बेरोजगारी की ही संज्ञा। आप देखें कि एक परिवार में सभी लोग जो है वो कार्य करने वाले होते हैं, वे छोटे मोटे व्यवसाय करते हैं जहाँ उनका भरण पोषण भी नहीं ठीक से हो पाता है, हम इसे भी बेरोजगारी ही कहेंगे। तो यहाँ पे जो कहा गया है ऊपर, जीतू, सीतू और शीला को हम बेरोजगार नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो लोग पढ़े लिखे भी अभी तक नहीं हैं और अभी उन्हें कोई रोजगार प्राप्त भी नहीं हुआ है। हम किसको बेरोजगार की श्रेणी में डालेंगे? 15 से 59 वर्ष के लोगों को। अगर इन वर्ष के लोगों को नौकरी नहीं मिलती है तो हम क्या करेंगे? उनको बेरोजगार की श्रेणी में डाल सकते हैं। अब जो सकल के भाई बहन है वो तो इस आयु में नहीं आते, इसलिए उसे बेरोजगार नहीं कहा जाएगा। बेरोजगारी भी अलग अलग प्रकार की होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में अलग बेरोजगारी होती है और शहरी क्षेत्रों में अलग बेरोजगारी होती है। जो ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी पाई जाती है उसको मौसमी या प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं, और नगरीय क्षेत्र में जो बेरोजगारी पाई जाती है उसको शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। चलिए इसे समझते हैं कि मौसमी बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होता है। मान लीजिए कि हम देखते हैं गाँव में बहुत सारे किसान होते हैं जिनकी जमीन है, वो अपनी ज़मीन पर गेहूँ, मक्का या चावल और बहुत सारी चीज़ों की खेती कर लेते हैं। लेकिन कुछ कुछ किसान ऐसे होते हैं जिनके पास ज़मीन जो है वो बहुत ज़्यादा कम होती है और उस पर जो है, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति रोपनी में कार्य करता है तो एक व्यक्ति हल चला रहा है, दूसरा व्यक्ति जो है वो निराई कर रहा है और चौथा व्यक्ति जो है इसे फटकने और छटकने का काम कर रहा है। तो अगर एक खेत में मतलब हमें 5 ही आदमी पर्याप्त चाहिए इस कामों को करने के लिए, तो वहाँ हम देखते हैं 8 आदमी लगे होते हैं। मतलब छोटे से ज़मीन पे 5 के बजाय 8 आदमी हमें कार्य करने को मिलते हैं, क्योंकि ज़मीन कम है और यहाँ पे हमें 5 ही लोगों की आवश्यकता है और काम नहीं होने के कारण जो है लोग इसी में घर के सदस्य जुड़े रहते हैं काम करने के लिए। तो इसे हम मौसमी बेरोजगारी कहते हैं, जहाँ हमें काम नहीं मिलता और मतलब कम से ज़्यादा लोग काम में लगे रहते हैं कुछ ही जमीन पर। तो इसे हम किसी क्या कहते हैं? मौसमी या प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। ये ग्रामीण इलाके में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। वैसे लोग क्या होते हैं, उनके पास ज़मीन भी कम होता है और भरण पोषण करने के लिए ये लोग बाहर चले जाते हैं, किसी भी काम को करने के लिए ये लोग तैयार हो जाते हैं और कम वेतन पे भी। अब हम जानेंगे कि शिक्षित बेरोजगारी क्या होती है। जैसे कि शहर में हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग पढ़े लिखे होते हैं फिर भी उन्हें नौकरी नहीं मिलती है। लोग मैट्रिक पास करने के बाद, इंटर पास कर लेने के बाद या फिर ग्रेजुएशन कर जाने के बाद भी उन्हें नौकरी नहीं मिल पाती। वे छोटे मोटे व्यवसायों में लग जाते हैं पढ़ने लिखने के बाद भी। तो जब पढ़ने लिखने के बाद भी हमें नौकरी नहीं मिलती है तो हम उसे क्या कहते हैं? शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। और इसकी जनसंख्या पूरे भारत में काफ़ी ज़्यादा है। लोग पढ़ने के बाद भी जो है उन्हें उचित कार्य जो है वो नहीं मिल पाता है, इसलिए यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? बेरोजगारी कहलाती है। और अभी आने वाले समय में यह बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। इसका बहुत सारा कारण है। आप देख सकते हैं कि एक तो हमारे यहाँ जो नौकरी का पक्ष है उसमें जो कास्ट सिस्टम उसके आधार पर नौकरी किया जाता है, इसमें कि सबके लिए मार्किंग व्यवस्था जो वो अलग अलग होती है। तो बहुत सारे बच्चे उस मार्किंग तक नहीं पहुँच पाते, इसलिए वे छट जाते हैं। तो इसे भी हम बेरोजगारी की ही संज्ञा में रखेंगे। बहुत सारे लोग पढ़ने लिखने के बाद भी दुकानदारी वगैरह कर लेते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अपने पसंद का काम नहीं मिल पाता है, तो हम ऐसे लोगों को बेरोजगारी की श्रेणी में रखते हैं। हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो छोटे मोटे कार्य करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक चित्र आपको दिया गया है कि देखिए एक व्यक्ति है जो यहाँ पे, अगर हम हमारे जूते वगैरह फट जाते हैं तो हम चप्पल ठीक कराने किससे जाते हैं? चमार से। वो क्या करता है? हमारे चप्पल को सिलकर या जूते को सिलकर ठीक करता है। कितना पैसा आपसे लेता है? 10 या 12 रुपया बस। तो इतना में उसका भुगतान क्या हो सकेगा? मतलब इतना में वो अपने परिवार का भरण पोषण कर पाएगा? तो बहुत ही सरल शब्दों में इसका आंसर हम नहीं में देंगे, क्योंकि 10 से 12 रुपये अगर वो पूरे दिन भर में 50 रुपया कमाता है तो उसके परिवार का भरण पोषण जो है वो नहीं हो पाएगा। बेरोजगारी के कारण जो है व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं। इस बेरोजगारी को दूर भी किया जा सकता है बहुत सारे प्रयास करके। जैसे सरकार के द्वारा बहुत सारे रोजगार के अवसर निकाल कर क्या कर सकते हैं? हम बेरोजगारी को कम भी करते हैं। लेकिन लोग अपने परिवार को पालने के लिए क्या करते हैं? तो कोई भी छोटे मोटे काम कर लेते हैं। यहाँ पे जो है बेरोजगारी को अलग अलग वर्गों में भी बांटा गया है, जिसमें कि द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में कुछ कुछ बेरोजगारी वो चली जाती है। द्वितीयक क्षेत्र में छोटे पैमाने वाले होने वाले विनिर्माण के श्रम का सबसे अधिक अभिशोषण है और तृतीय क्षेत्र के जो लोग होते हैं जैव प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी आदि सभी विभिन्न
नई सेवाएं सामने आ रही हैं। मतलब यहाँ पे हम बेरोजगारी के बहुत सारे रूपों को भी देख सकते हैं। आइए यह जानते हैं, एक कहानी के द्वारा हम समझते हैं बेरोजगारी के संदर्भ में। यहाँ पे एक गांव की कहानी है। एक गांव में बहुत सारे परिवार रहते थे, जिसमें कि लोग अपने खेती व्यवसाय का कार्य किया करते थे। प्रत्येक परिवार इतना उपजा लेता था कि अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसमें से एक परिवार में व्यक्ति कपड़े बुनते थे, अपने बच्चों को पढ़ाते थे, और प्रत्येक परिवार अपनी आवश्यकता स्वयं पूरी कर लेता था। इसमें एक परिवार था जो अपने बेटों को कृषि महाविद्यालय का फैसला जाने का किया। उसने कृषि महाविद्यालय में प्रशिक्षण ले लिया, और जब वो गांव लौटा तो लोगों को न्यूनतम तरीके से एग्रो इंजीनियरिंग का एक कार्य सीखा, जिससे कि उसने गांव के लोगों को जो है फसल के निकट ही मतलब क्या किया, तो उन्नत तरीके से खेती करना सिखाया, और वहीं पे जो है फसल को बेचना भी सिखाया उसी गांव में। तो इससे लोगों को लाभ होना शुरू हुआ। उनका बेटा जो पढ़ने के लिए बाहर गया और बाहर से जो कुछ भी सीख के आया, उसने अपने गाँव वाले लोगों को भी सिखाया। इससे उनकी खेती में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई। और इसी में एक दूसरी कहानी है कि एक लड़की है जो अपनी शिक्षा पूरी कर लेने के बाद जो है वो सिलाई सीखने जाती है। सिलाई का प्रशिक्षण ले लेने के बाद जो वो गांव के लोगों के कपड़े सिल देती है, जिससे कि किसान लोग जो हैं और अन्य लोग जो बाहर अपने कपड़े सिलवाने जाते थे, अब उसी लड़की के पास अपने कपड़े सिलवाने, तब उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ता है कपड़े सिलवाने, पहले दूर दूर जाना पड़ता था। तो हमने देखा कि सिलाई सीख जाने से और पढ़ाई लिखाई का प्रशिक्षण ले लेने से गाँव में जो है काफ़ी ज़्यादा सुविधा आ गई, लोगों का समय बच गया, और लोग जो है अधिक से अधिक खेती करने लगे। हमने इनसे क्या जाना कि लोग अगर पढ़ लिख लेते हैं तो अपनी बेरोजगारी की समस्या को थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं, लेकिन देश में ऐसी स्थिति पर्याप्त है जहाँ पे रोजगार की संख्या बहुत कम है, और यहाँ पे औपचारिक रूप से जो अवसर नहीं था वो शिक्षक, दर्जी, एग्रो इंजीनियर और कई तरह के लोगों से परिपूर्ण हो गया। वह एक साधारण गांव की कहानी थी, जहां मानव पूंजी के उठते स्तर में उसने जटिल और आधुनिक आर्थिक क्रियाकलापों के स्थल के रूप में विकसित किया था। लेकिन इसके अलावा जो है हमारे यहाँ भारत में भी बेरोजगारी बहुत मौजूद है। अगर हम किसी भी राज्य की बात करें तो वहाँ पे केरल की अगर हम बात करते तो वहाँ पे स्थिति अच्छी है, और पंजाब की स्थिति अच्छी है। बाकी जितने भी भारत में राज्य हैं उन 27 राज्यों में जो है स्थिति खराब ही है। वहाँ बहुत सारे लोगों को कार्य नहीं मिल पाता है। जो गांव के लोग हैं, मतलब भारत को तो कृषि प्रधान देश कहा ही जाता है, और भारत में गांव की संख्या काफ़ी ज़्यादा अधिक है। तो भारत में जो किसान रहते हैं वो किसान को काम नहीं मिलने के कारण जैसे मुंबई, दिल्ली का वो रुख अपना लेते हैं और बड़े बड़े फैक्ट्रियों में कार्य करते हैं अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए। ये सारी कुछ बेरोजगारी का ही उदाहरण है। अगर सरकार रोजगार लोगों को देती है और बेरोजगार कम कर देती है तो एक मानवीय पूंजी में संसाधन अच्छे रूप में बन जाएगा और देश का विकास भी इससे संभव हो पाएगा। हम अमेरिका और इंग्लैंड की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे सभी लोगों को रोजगार प्राप्त है, चाहे उच्च वर्ग के लोग हो, निम्न वर्ग के लोग हो, चाहे मध्यम वर्ग के लोग। यहाँ भी सभी लोगों के लिए इसी तरीके से नौकरी की सुविधा देनी चाहिए। लोगों को नए नए कार्यों के प्रशिक्षण दिए जाने चाहिए जो लोग नहीं पढ़ लिख सकते हैं, ताकि वो लोग अपने कार्य को अच्छे तरीके से चला सके और बेरोजगारी की भी व्यवस्था जो है वो कम हो सके। हमने इस चैप्टर में जाना मानव पूंजी के बारे में, जाना बेरोजगारी के बारे में, जाना और भी बहुत सारी बातों को भी देखा कि शिक्षा और स्वास्थ्य अगर अच्छा हो तो व्यक्ति अपनी अर्थव्यवस्था को बनाए रख सकता है। और इस अध्याय में हमने क्या जाना, अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र में आर्थिक क्रियाकलापों के विषय में चर्चा भी की। हमने बेरोजगारी से जुड़ी समस्याओं के भी बारे में पढ़ा। अंततः अध्याय एक गांव की कहानी के साथ समाप्त हो गया, जिसमें कि पहले कोई रोजगार नहीं था, बाद में वहाँ पे रोजगार के अनेक अवसर पैदा हो गए। तो चलिए अब यह वीडियो इसे समाप्त करते हैं, यहीं पे इसे एंड करते हैं। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन अगले चैप्टर का मिल सके। और इसे अपने दोस्तों में भी इसे अधिक से अधिक शेयर करें।